ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका प्रसंग ये है कि मीनिंग ऑफ माया फॉर वैदिक सीयर्स, माया meant for them the power of infinite consciousness to comprehend, contain in itself, measure out, that is to say, to form. For form is delimitation, name and shape out of the vast, illimitable truth of infinite existence. इसमें हमने कॉम्प्रीहेंड कैसे वो, कल हमने इनकी सारी बातें करी। यहाँ एक्चुएट कैसे होता है, मंत्र के द्वारा होता है, ये हमने बात करी। उसका स्वाहा और स्वधा नाम और रूप ये सारे आ जाते हैं। जो इसका स्टैटिक ट्रुथ है एसेंशियल बीइंग का, बिकम्स ऑर्डर ट्रुथ ऑफ एक्टिव बीइंग। एक्टिव बीइंग के अंदर ये चीज कैसे आती है, इस पे कुछ और प्रकाश और गंभीर रूप से ये जो साधना के लिए इच्छा रखते हैं, वेद इसको किस तरीके से रखता है, वैदिक एज के अंदर, ये पेज 74। यज्ञ हैज टू पार्ट्स, मंत्र एंड तंत्र, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर दो अंग हैं। ये बहुत ध्यान से समझने की चीज है, ये हमारे जीवन में हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में नहीं हो रही। यज्ञ हैज टू पार्ट्स, मंत्र एंड तंत्र। मंत्र मतलब सब्जेक्टिव, तंत्र मतलब ऑब्जेक्टिव। और यज्ञ भी जो है, ये भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो आपके जो सब्जेक्टिव यज्ञ होगा, उसका मंत्र भी सब्जेक्टिव होगा और तंत्र भी सब्जेक्टिव होगा। और जो ऑब्जेक्टिव यज्ञ है, भाई यज्ञ के दो अंग हैं, पर यज्ञ भी दो तरीके का है। सब्जेक्टिव यज्ञ है, मतलब साइकोलॉजिकल यज्ञ है, और एक अनुष्ठानात्मक यज्ञ है। ये दो तरीके के यज्ञ हैं, और दोनों में ही आप बाहरी यज्ञ करते हो, उसमें भी मंत्र और तंत्र दोनों हैं। आप मंत्र बोलते हो कि अग्नये स्वाहा, अग्नि को आपने उसके अंदर आपने उसको ऑफरिंग दे दी है, या आप पर्टिकुलर किस गॉड को निमित्त बना के उसके अंदर आप डाल रहे हो। जीवन में भी यही कर रहे हैं, एनर्जी तो सब दे ही रहे हैं। ये थोड़ी है कि एनर्जी नहीं दे रहे। हो सकता है सामान्य व्यक्ति तो बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है, इसीलिए तो कि जैसे मुमुक्षु का मन अपने मोक्ष के अंदर लगा रहता है, कामी पुरुष का अपनी कामना के अंदर लगा रहता है, तो एनर्जी तो दे रहे हैं, सारे ही दे रहे हैं। पर किसको ऑफर करी जा रही है, वो कौन है सामने। तो यज्ञ जो है उसके दो अंग है। मैं कह रहा हूं यज्ञ भी श्री अरविंदो कह रहे हैं दो दो तरीके के हैं, आंतरिक और बाह्य। और दोनों में ही, आंतरिक यज्ञ में भी मंत्र और तंत्र दोनों होते हैं, बाहरी यज्ञ है उसके अंदर भी मंत्र और तंत्र दोनों होते हैं। तो मंत्र क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट, और तंत्र है ऑब्जेक्टिव पार्ट। परफेक्टली जीवन जी रहे हो, सब्जेक्टिव पार्ट गड़बड़ है, घर बढ़िया जचा रखा है, व्यापार बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव पार्ट तंत्र तो ठीक हो सकता है। मंत्र, आपका मूल मंत्र क्या है, इससे कौन सी सत्ता को आप सुख पहुंचा रहे हो, भौतिक को, प्राण को, या अंतरात्मा को। इसलिए गीता कितना स्पष्ट तरीके से, योगः कर्मसु कौशलम, योग है कर्मों में कुशलता। कर्मों में अपने आप के अंदर कुशलता है, वो योग नहीं है। इसलिए कितना भी बढ़िया आप तंत्र कर लो, यदि मंत्र इफेक्टिव नहीं है तो यज्ञ आपका संपूर्ण नहीं होता। मैं इस परिप्रेक्ष्य में ले रहा हूं कि एक्चुएट कैसे करते हो, क्योंकि आपने केवल माया की बात कर ली, हमारे जीवन से यदि उसको रिलेट नहीं किया, इनइफेक्टिव ट्रूथ हुआ ये तो। और हम सारे यहां वास्तव में चाहते हैं कि जीवन में कैसे करें इसको। तो यज्ञ के दो अंग हैं। इन दी आउटर सेक्रीफाइस, अगर आप बाहरी यज्ञ करते हो, मंत्र इज द वैदिक हिम, जो आप मंत्र बोलते हो वो है। तंत्र द ओब्लेशन, जो आहुति देते हो, प्लस उसके अंदर आपने वेदी जचाई, जिसमें समिधा इकट्ठी करी, जिसमें ये सारा उसमें तंत्र के अंदर आ गया ये। इनर के अंदर
और अगर इनर यज्ञ करते हो, मंत्र इज द मेडिटेशन और द सेक्रेड फॉर्मूला। तो हमारा सेक्रेड फॉर्मूला क्या है? माँ। क्या हर चीज के अंदर वो ही हो रहा है क्या? अगर ये मंत्र आपका खड़ा रहता है हर चीज के अंदर, तो आपकी बोली में भी वही आएगा। आपका चाल ढाल, खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, भले आप में क्रोध है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो कुछ भी हैं, ये मंत्र उनको बिल्कुल रिजोनेट करवा देगा, धीरे 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 लाके। जैसे एक संगीतकार अपने सारे तार मिलाता है, सारे तारों को मिलाता है वो, और एक स्वर के अंदर लाके या एक हारमोनी के अंदर लाके उनको रिजोनेट करवाता है। वैसे ही ये मंत्र, मूल मंत्र आपके आ जाए, कोई भी मंत्र आपके हो गया, वो एक्टिवेट अगर हो जाता है, अब धीरे-धीरे आपके पूरे बीइंग को उसी वेवलेंथ के ऊपर वाइब्रेट करवा देगा वो। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास मूल मंत्र है, उसका चाहे कोई भी कर्म है और है, उसका बाहरी तरीके से पता ही नहीं चलता भई। और बाहरी तरीके से किसी का तंत्र बहुत बढ़िया हो, मूल मंत्र बेचारे को मिला नहीं हो। ये जीवन का सच्चा सार है कि मूल मंत्र है या नहीं है। है देर-सवेर आपकी सारी कमी है, गुण दोष है, सबको रिज़ोनेट एक स्थान के ऊपर ले आएगा वो। तंत्र, the putting forth of the power generated by mantra to bring about some successful spiritual, intellectual, vital or mental activity of which the gods have their share। ये पूरा सिंबोलिज्म है। इसमें सक्सेसफुल स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, वाइटल और मेंटल एक्टिविटी आपकी अगर ये होगा तो ये हो जाएँगी। इसलिए जगत में इंडिपेंडेंटली अपने आप में कुछ है नहीं। पद्धति, तंत्र मतलब आप एकदम परफेक्ट कर रहे हो, मंत्र नहीं है तो इनइफेक्टिव हो जाएगी। मंत्र एकदम सही है आपका, तो देर-सवेर आप निश्चित रूप से आप बिल्कुल परफेक्ट जाओगे। ये कैसे करती है? ऐसे होता है, अपने आप में कुछ है नहीं, निर्माण कैसे हो रहा है ये? आप सोच रहे हो भौतिक जगत, ये जनरेट हो रहा है भीतर मंत्र के द्वारा। हमने कल भी ध्वनि या मूल विचार, बात तो मंत्र की है ना, वहीं आ गए हम फिर से, मंत्र। तो आपका मूल मंत्र क्या है? बार-बार इसको जाँच-परख कर लो। हम खूब-खूब अवेक हैं इस विषय में, और अंदर से हमको महसूस भी हो जाता है, अरे नहीं यार, ये कोई करने का काम थोड़ी है। मेरा मूल मंत्र तो ये है। आपको गिवन चॉइसेस होती है, उन चॉइसेस के अंदर आप अगर मूल मंत्र को प्रभावी बनाते हो, तो आप अपने बीइंग को रिज़ोनेट करवा देते हो और आपका योगः कर्मसु कौशलम हो गया। और वो नहीं करते और दूसरी चीज़ें करते हो, तो फिर बाद में कुशलता नहीं है ये। ये उन लोगों से बात करी जा सकती है जो मंत्र कुछ अदरवाइज़ जीवन में जिनका मूल मंत्र ये है, अरे मेरे को तो शारीरिक वेल-बीइंग चाहिए। तो वैसी संस्कृति हो जाएगी। पर अगर आप दरकिनार करते हो आत्मा को, तो ये मंत्र भी आपका इनइफेक्टिव है। आपको वो भी देर-सवेर काटने को आती है, वो संस्कृतियाँ देखिए आप, एकाकीपन, क्योंकि जो जिस मंत्र के ऊपर आप लेके चले हो, वो फ़ॉल्टी है। द मंत्र कंसिस्ट्स ऑफ गायत्र, ब्रह्मा एंड अर्क। ये एक नोट है, श्री अरबिंदो का ये नोट है। ओवरव्यू दे रहे हैं वेद का, आर्काइव्स एंड रिसर्च के अंदर से। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो में नहीं आया। मंत्र consists of Gayatri, Brahma and Ark, the formulation of thought into rhythmic speech. Ordered इसके अंदर मैंने क्यों लिया ये इसमें ये क्या कहते हैं देखो, ordered truth of active being। ordered truth कैसे बनेगा ये? इसको बारीकी से समझिए। मंत्र consists of गायत्र, ब्रह्मा एंड अर्क। इनमें अपने को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक दूसरा पार्ट हो गया। ये तो एकेडमिक पार्ट हो गया। यदि आप इसके अंदर बाहरी यज्ञ की बात करते हो, तो उससे हमको मतलब नहीं है कि मंत्र आपको करना है, तो इसमें हम तो साइकोलॉजिकल हमारी जो प्रक्रिया है, और वो ही एक्चुअल में है मंत्र तो। इसका क्या अर्थ हुआ?
गायत्र का मतलब तो क्या हुआ? फॉर्मुलेशन ऑफ थॉट इनटू रिदमिक स्पीच। आपकी जो वाणी है, मंत्र के अंदर यूँ तो सीधे-सीधे ओम अग्निमीळे पुरोहितम, आप ये बात कर रहे हो। वो वाली चीज़ एक रिदमिक स्पीच के अंदर आ गई। आपने जो भी मंत्र वंदे मातरम एक रिदमिक स्पीच के अंदर आ गया। सावित्री है, रिद्म आ गई उसके अंदर। जितना भी काव्य है उसकी अपनी एक मीटर है, उसका एक रिद्म है। पर हम उस काव्य की बात नहीं कर रहे, जीवन के काव्य की बात कर रहे हैं। तो आप में ये कैसे ऑर्डर्ड मैनिफेस्टेशन होगा, मैं उसमें जाना चाह रहा हूँ। हमारे बीइंग में ऑर्डर्ड मैनिफेस्टेशन कैसे होता है जब आप मंत्र अपना लेते हैं तो? मंत्र कंसिस्ट किससे करता है? गायत्र। गायत्र का क्या अर्थ हुआ? फॉर्मुलेशन ऑफ थॉट। आपका मूल विचार है माँ, तो वो क्या करेगा? इनटू रिदमिक स्पीच। अब आपकी जो वाणी है, वाणी का मतलब आप जो शब्द काम में लेते हो वो नहीं। ये तो मंत्र का सिद्धांत तो ये है, ये 16th वॉल्यूम के अंदर भी बात कर रहे हैं श्री अरबिंदो, कि शब्द अगर मुखर रूप से बोला जाए, उसकी बजाय यदि हृदय में धारण किया जाता है, वो और पावरफुल है। तो रिदमिक स्पीच, आपके फॉर्मुलेशन ऑफ थॉट, आपका जो विचार है जीवन के विषय में, माँ के विषय में, इनटू रिदमिक स्पीच, फॉर्मुलेट करते हो आप उसको कि मेरे को जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर आप फॉर्मुलेट नहीं कर रहे, तो न तो आपके पास मंत्र है, न आपके पास तंत्र है, कुछ नहीं है। अभी मूल मंत्र है ही नहीं, वो मंत्र नहीं है आपके पास। मंत्र होने का मतलब ही ये हो गया कि आप फॉर्मुलेट करना शुरू कर दोगे अपने थॉट को स्पीच के अंदर। स्पीच का मतलब अभिव्यक्ति के अंदर आप करोगे, टू ब्रिंग अबाउट ए स्पिरिचुअल फोर्स और रिजल्ट। अरे जब मंत्र माँ है, तो फिर अगर वो जीवन में होना ही चाहिए, नहीं मंत्र है ही कहाँ? अगर आपका मंत्र है फिजिकल वेलबींग और खूब मेहनत कर रहा हूँ, फिजिकल वेलबींग हो ही नहीं रही, तो मंत्र हो ही कहाँ रहा है फिर? फिर तो इफेक्टिव नहीं है। व्यक्ति एक चीज करके देख लेता है, यार मेरे को, मैं ये आपसे दवाई लेके गया, 20 दिन हो गए इसको खाते हुए। या तो मैं ये आपसे ये कहूँ कि 2-3 महीने तक आपको ये लेनी पड़ेगी, तो अलग बात है। पर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ लंबे समय से, रिज़ल्ट अगर वो दे ही नहीं रही, तो फॉर्मुलेशन ऑफ थॉट इंटो रिदमिक स्पीच टू ब्रिंग अबाउट ए स्पिरिचुअल फोर्स और रिज़ल्ट, यहाँ कोई भौतिक प्रक्रिया है ही नहीं। ये इस तरीके से निर्माण करती है, जो माया की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे निर्माण करती है। आपको लगता है भौतिक तरीके से निर्माण हुआ, यदि आपका मंत्र भीतर से, और आप खूब-खूब समझ रहे हैं इस चीज़ को, आपका मूल मंत्र और व्यक्ति जितना ही, और मंत्र मतलब आपके ये संकल्प आ गया, क्रिएट कर देगा, युगों को क्रिएट कर देगा। फिजिकल आपके कितना कोई पावरफुल हो, स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी क्रिएट करती है। स्टीफन हॉकिंग गया, वो तो बेचारा खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हाथ-पाँव चलते नहीं उसके। ग्रेटेस्ट आप कह रहे हो फिजिसिस्ट है ये तो ऐसे कि ऐसा तो साइंटिस्ट ही नहीं हुआ। रिजल्ट आपके ये इन चीज़ों से नहीं होता। फ़ॉर्मूलेशन आप कितना आपके सेंट्रल उस चीज़ के इर्द-गिर्द करते हो, वो इसमें फ़ोर्स भर देता है। आप यदि कर सको, तो आपके पास, सबके पास ये चाबी है। एक्टिवेट करना नहीं करना आपके ऊपर है। द फीलिंग ऑफ द सोल ब्रह्मा। तो अब ये इसका अर्थ बता रहे हैं। ये जो आप मंत्र बोलते हो हिम, उसमें भी है, और वो तो ठीक है आप बोलो नहीं बोलो, पर जीवन में तो बोलो। तो गायत्र मतलब फ़ॉर्मूलेशन, आपका जो भी विचार आपके जीवन के बारे में है, उसको आपने फ़ॉर्मूलेट किया रिदमिक, रिदमिक ऑटोमैटिकली हो जाएगा। माँ का काम करना चाहते हो, सुबह उठ नहीं सकते, तो तुरंत ही आपके ऑर्डर्ड चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी, अगर आपके ये मंत्र है तो। और हम ये मानते हैं व्यक्ति ने सिंसियरली मंत्र धारण कर लिया, करते ही अब क्या करेगा? तो ऑर्डर करना शुरू कर देगा। ना अब तो ये नहीं चलेगा, सुबह उठना पड़ेगा, घर साफ रखना पड़ेगा, माँ की चेतना किस-किस चीज़ में तो कंड्यूसिव है, किस-किस चीज़ में मेरा एक्टिविटी है वो उससे विपरीत है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। एक व्यापारी भी अपनी कितनी-कितनी चीज़ों को अरेंज करता है, एक आइडिया या कोई एक चीज़, यात्रा करने वाला, उसके इर्द-गिर्द
और जितना ही आप बढ़िया तरीके से करते हो, उतना उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये है गायत्र। फिर ब्रह्मा, फिलिंग ऑफ द सोल विद द आइडिया एंड नेम ऑफ द गॉड ऑफ द मंत्र। हर एक्टिविटी के अंदर बार-बार आप उसको इम्प्रेस अपॉन कर रहे हो, माँ, यहाँ नहीं है तो नहीं करेंगे। आपने एक जनरल फ्रेमवर्क तो बना लिया, ऑर्डर तो कर लिया। द यूज़ ऑफ मंत्र फॉर इफेक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और द एक्टिविटी डिज़ायर्ड। और फिर आपने एक पर्टिकुलर मंत्र को फोकस किया एक जगह। यूज़ ऑफ मंत्र फॉर इफेक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और द एक्टिविटी डिज़ायर्ड। तो आपको कहीं एक जगह फोकस करनी है, ये एक्टिविटी माँ ने आपको दी और आपके पास समर्पण का मंत्र आ गया। आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति आ गई समर्पण की। अब आपको किसी भी फील्ड के अंदर भेजा कि जा बेटा ये काम करना है तेरे को। आप वहीं गए और आपने उस मंत्र को एक जगह फोकस किया, मतलब उस जगह इफेक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी। आपको बुक पब्लिकेशन दे दिया, वो कर रहे हो। आपको व्यापार का काम दे दिया, वो कर रहे हो। इसमें ना आपकी पर्सनल चॉइसेस है। मेरे को तो बोलना नहीं आता, मेरे को तो ये नहीं आता, मेरे को ये वाली चीज़ तो श्री अरबिंदो ने कहा जब मेरे सामने ये बात आई, तो फिर मैंने स्वीकार कर लिया लिखना, मेरा टेम्परामेंट फिलोसॉफिकल राइटिंग का था ही नहीं। पर मैंने एक चैलेंज के रूप में ये योगी ऑट टू बी एबल टू डू एनीथिंग। इसलिए मैंने बाय माय लोनली सेल्फ मेरे को ये फिलोसॉफी के पेपर्स लिखने पड़ते थे। आज तो हम ये कह रहे हैं कि वो एक चाय पीते थे, चाय पीने के बाद में एक लाइफ डिवाइन आ गई। 1914 से लेके 20 तक के अंदर सारी राइटिंग्स आ गई है। सुबह एक वहाँ मद्रास से उनके पास आता था कि भई ये लास्ट डेट आ गई है, अब फटाफट भेजो आप। कहा अच्छा ठीक है भेजते हैं। सुबह बैठे एक चैप्टर आ गया, दोपहर को बैठे दूसरी कोई चीज़, साइमल्टेनियसली चल रही थी, कैसी-कैसी चीज़ें चल रही थी, आप देखो आप। सीक्रेट ऑफ वेद में क्या चीज़ चल रही थी, लाइफ डिवाइन में क्या चल रही थी। कुछ पोर्शन्स कुछ-कुछ चीज़ों के रिवाइज़ बाद में किए इन्होंने। पर ये कह के एक योगी ought टू बी डू एनीथिंग, अगर वो ये कह रहे हैं तो उनके लिए वो चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया। तो जब आप में ये होता है, आप किसी भी एक्टिविटी, किसी भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़ोकस करते हैं और उसके अंदर आप वो काम कर सकते हैं, जो उस फ़ील्ड का प्रोफ़ेशनल व्यक्ति है, वो तो सोच भी नहीं सकता। उसको तो वो अकल ही नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ निर्माण कौन-सी चीज़ कर रही है, यहाँ तो कोई भौतिक चीज़ तो बता ही नहीं रहे। न कोई शिक्षा बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, निर्माण का तरीका ही कुछ और है ये तो। निर्माण होता ही इस तरीके से। तो ये हमने मंत्र की बात करी कि यज्ञ जो है 2 भागों का बना होता है। यज्ञ का क्या मतलब हुआ? सैक्रिफाइस, आदान-प्रदान, देने के द्वारा पवित्र करना या आपका इंटरैक्शन, ये जैसे ही करते हो, अपने आप में कोई चीज़ है नहीं। तो ये कैसे क्रिएट कर रही है? अपने अंदर धारण रखती है सारी चीज़ और ये जिस स्तर का आप इंटरैक्ट करते हो, ये यील्ड करने में कमी नहीं छोड़ेगी। इसलिए सावित्री ने सारी चीज़ रिक्रिएट कर दी। सावित्री से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। श्री अरबिंदो से पहले कोई ये कल्पना तक भी ये नहीं है जो चीज़ सावित्री के अंदर कर दी। कैसे हुई ये? कैसे हुआ ये निर्माण? भौतिक रूप से तो है ही नहीं कुछ इस तरीके की। हमारे ही गले नहीं उतरती, हम तो काव्य से ज़्यादा इसको कुछ काव्य के रूप में ही नहीं समझते। और जबकि माँ कह रही है, "अरे! सारी चीज़ तो दे दी।" किसी ने पूछा, "ये क्या है, ये क्या है?" उन्होंने कहा, "अरे! सारे ब्रह्मांड का रहस्य तो दे दिया। कोई भी आपका प्रश्न हो, ऊपर से लेके नीचे तक का सारों के उत्तर सावित्री के अंदर हैं।" अब ये कैसे? कैसे हुई ये क्रिएट? और क्रिएट कर रही है। गीता के ऊपर श्री अरबिंदो की लेखनी मिलने के बाद में माँ कह रही है, "गीता विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी।" और श्री अरबिंदो की लेखनी होने से ये तो इसका जो सिग्निफिकेंस है हैज़ बिकम मैनीफोल्ड, ये कई गुना बढ़ गया। तो वैसे तो क्या करेगी भी गीता? एक पुस्तक ही तो है और उसका आप क्या कर सकते हो? कोई पद्धति तो मतलब क्या करो उसका? फिज़िकल तो कोई चीज़ है नहीं एज़ सच। ये
एक ऐसी कोई चीज़ है जिसके अंदर जैसे ही आप फ़ोकस करते हो, वो यील्ड कर देती है। आप जिस स्तर की चीज़ उसके अंदर डालिए, जिस चेतना के स्तर से देखिए, वैसे जगत, वैसी चीज़। ये विचित्र बात है। सुप्रामेंटल चेतना से देखते हो, वैसी चीज़ सामने ली आएगी। सुप्रामेंटल की मोनोपोली है क्या कोई? किसी भी चेतना की कोई मोनोपोली नहीं है। वैसी चीज़ें सामने ला के रख देगी। ले भैया ये ले। जिस उम्र का आपका बच्चा होगा उस उम्र की चीज़ दे देगी। माइंड के लेवल पे माइंड के लेवल की चीज़ें दे रही है। द तंत्र, तो ये तो हो गया मंत्र। तंत्र क्या है? इज़ कंपोज्ड ऑफ नेस्त्र, सवनम, पोत्र एंड होत्र। द इंटेंसिफाइंग ऑफ द वसु और मटेरियल, इंटरनल और एक्सटर्नल, सो एज़ टू प्रिपेयर इट फॉर एक्टिविटी। हम जो प्रयास कर रहे हैं अभी, अगर मैं इसको सीधी भाषा में कहूँ, तो आपको अपने तंत्र पे ध्यान देना चाहिए। कौन-सी एक्टिविटी आप कैसे कर रहे हो? इसलिए लिखना, मैं क्यों आपके लिए इतना आग्रह रख रहा हूँ, और ये जबकि कोई भी अभी तक इसके कोई परिणाम नहीं दे रहा। कंपोज्ड ऑफ नेत्र, सवनम, पोत्र, होत्र। ये क्या करता है? इंटेंसिफाइंग ऑफ द वसु और मटेरियल। आपको जो मटेरियल मिला है, मन, प्राण, शरीर रूपी जो भी, इंटरनल और एक्सटर्नल, सो एज़ टू प्रिपेयर इट फॉर एक्टिविटी। माँ के लिए तैयार करना उसको। इसीलिए माँ ने कहा बच्चे की शिक्षा, अरे वो 10-12 साल का हो गया तब तक तो अब उसको तो ज़िंदगी भर वो फसलें काटनी पड़ेगी जो बोई गई। उसको इस चीज़ के लिए तैयार करना, तो यहाँ तंत्र को तैयार करने के लिए ब्रह्मचर्य, आधार तैयार कर दिया। इसलिए ये संस्कृति किस नींव के ऊपर भवन अगर खड़ा करना चाह रहे हो, नींव में डाल ही नहीं रहा। तंत्र इतना मजबूत है उनका, डिग नहीं सकता। आप तंत्र, अरे भई मेसन है, हाथ बेचारे का काम नहीं करता, लकवा मारा हुआ है। माइंड में कितनी भी बढ़िया उसके कलाकारियाँ हो, हाथ तो काम आएगा उसमें। तो आप कोई भी मंदिर हमारे सारे देखिए, एक कितना परफेक्शन उसके अंदर। तो तंत्र इज़ कंपोज्ड ऑफ नेत्र, सवनम, तो इंटेंसिफाइंग ऑफ द वसु और मटेरियल हमारे लिए कहाँ ये अप्लाई करती है? कि आप अपनी बाहरी प्रकृति को तैयार कीजिए, सोचने की, समझने की। इसलिए मैं तो कहलवाने का इसमें बोलने का, भई यहाँ तो हम बैठ के क्या प्रयास कर सकते हैं कि आप लिखिए, फ़ोकस कीजिए। कम से कम अभी पढ़ने से ही अगर आप नियमित आ पाएँ, यही आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये भी अभी तो साधना का अंग है कि हम अनुशासन में आ पाएँ, बैठ पाएँ, उठ पाएँ। ये है नहीं। तभी तो बेचारा तंत्र तो काम ही नहीं कर रहा। मंत्र आपको अगर हो भी जाए, यहाँ तक तो आ नहीं सकता। तो प्रिपेयर इट फॉर एक्टिविटी, और फिर बाद में इसको उन्नत किया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ इसको अगर आप कहोगे तो एक-एक लाइन आपको कह देंगे, पर तैयार करके आओ, ऐसे नहीं। तैयार करो। इंडेक्स उपलब्ध है, ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और इसके बारे में गहनता से अपने पूर्वाग्रह जी, मेरे दिमाग में ये विचार आ गया, अरे तो उसके लिए सबका समय थोड़ी खराब करेंगे। इसके अंदर अनुभव दो साथ के अंदर। धीरे-धीरे तैयारी करो इसकी। ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, अगर आप इसमें सहयोग करें तो। ये आपके तंत्र की तैयारी का इससे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अपन तो एक-एक शब्द खोल रहे हैं, और कहीं न तो उनके पास फुर्सत, न आप कोई प्रामाणिक तरीके से शब्द के हिसाब से, भई सत्र आप करोगे कोई भी, उसके अंदर कितना समय होता है, लिमिटेड समय होता है। उतना उनको एक कवर करना पड़ता है कि भई इतना विषय कवर करना है। फिर उसका जीवन प्रैक्टिकली उसने जिया है तो भले ही, नहीं तो विश्वास भी नहीं बैठता है, यार ये तो अथॉरिटी भी नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये तो इस सब्जेक्ट के ऊपर जो बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिल पाना, ये अगर अभी भी आप इसमें झिझकते हो आप, तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये, कि आप अपने तंत्र को तैयार कर सकते हो। मटेरियल आपको जो मिला है, सो एज़ टू प्रिपेयर इट फॉर एक्टिविटी, काम में कैसे लोगे? ग्रे कॉर्नर्स तो रह जाएँगे चेतना के अंदर। मन में तो आपके है कि माँ का काम करना है, पर तैयारी करो ना उसकी। एक्सप्रेशन इसका कि किस तरीके से ये सारे तैयारी करो, अगर आप इफ़ेक्टिवली काम करना चाहते हैं तो। और ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। ये एक उपलब्ध आपके सामने एक प्लेटफ़ॉर्म है, इसको काम में ले सकते हो आप।
अपूर्व तैयारी। द प्रोडक्शन ऑफ इट इन ए यूजेबल फॉर्म। तंत्र का मतलब है यूजेबल फॉर्म में आपके मंत्र को गढ़ देना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो यूजेबल फॉर्म नहीं होता। आप कृषि की चर्चा परिचर्चा कर रहे हो यार, यूजेबल फॉर्म हाथ में देना यार, कुछ खाऊं मैं? यूजेबल फॉर्म के अंदर लेके आओ उसको। आपने माँ की चेतना वगैरह की बात कर ली, पर उसको शिक्षा में लाओ, उसको अपने जीवन में यूजेबल फॉर्म में लाओ ना। द प्योरिफिकेशन ऑफ इट फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। और फिर बाद में इसमें जो जो डिफेक्ट आते हैं, भाई आप बोलेंगे उसको करेक्ट किया जाएगा। अभी तो समय पे आना ही साधना का अंग बन रहा है, पर यदि आप आते रहेंगे, धीरे 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 होगी चीज इसमें। यूजेबल फॉर्म के अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ इट फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, और फिर बाद में उसमें जो जो कमियां होंगी, यदि आप निरंतरता रखते हो, उसके प्रति आप अपनी थोड़ी सी भाव रख, जो भी ये सारी चीजें ये होंगी। एंड द ऑफरिंग ऑफ इट टू द गॉड और फॉर एक्शन। और प्योरिफिकेशन या इनका परफेक्शन होने के बाद खुद को एट्रीब्यूट न करें, मैं परफेक्ट हूं, तू क्या जानता है मैंने क्या क्या काम किया है, मैं 25 साल से ये पुस्तकों का काम, मैं इसका काम कर रहा हूँ, ये कहे बिना आदमी का मतलब सेल्फ अंदर करके पोल्यूट किए बिना रह नहीं सकता। पहली बात तो खैर आपने जीवन में कुछ किया नहीं, पर मैं कह रहा हूँ एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी, अरे मैं कोई यही थोड़ी हूँ, आप जानते नहीं मेरे को मैं क्या हूँ। जितना ही छोटा आदमी होगा उतना ही ये वहम, और जितना ही जो व्यक्ति आगे एडवांस करता है उसको पता है अरे अनंत की यात्रा बाकी है, अभी तो किया क्या है, अभी तो कुछ किया ही नहीं। तो अपने आप से एट्रीब्यूट न करना, उसको ऑफर कर देना, अरे वाह! माँ की सेवा में ये तो माँ के लिए काम आएगा। ये आग्रह है कि आपको अपनी कोई सो कॉल्ड फैकल्टी वगैरह का अगर आभास हो भी जाए, पहले तो आभास होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इंटेंसिफाई कर देते हो मटेरियल को, सो एज़ टू प्रिपेयर फॉर द एक्टिविटी। तो जिस एक्टिविटी में माँ लगाती है, वो ऑटोमैटिकली इतना तेज़ी से प्रिपेयर कर देगी। जैसे कहानी आती है कि भी बेस्ट काम क्या कर सकते हैं, तो अपने को राजा को बुला लो यहाँ घर के ऊपर। उसमें बेटी की शादी भी उससे हो गई, वो आ भी गया, सड़कें भी बन गई, घर भी आपका बढ़िया हो गया। यूँ आप टिटबिट्स के अंदर छोटी-छोटी चीज़ें माँगो, और एक ही आपने उनसे वर माँगा और उसके अंदर सारा काम हो गया। तो आप जब अपने आप को कॉन्सेक्रेट कर देते हो, सारे मटेरियल तैयार होना, ये होना, वो होना, साथ-साथ की प्रक्रिया है, और जो भी आपका वेद है, ये इसकी बात कर रहा है। ये हम बात अगर नहीं करें, और ही इधर-उधर के अनर्गल और उनके अगर कालखंड में जाएँ, ये इस कालखंड के हैं, अगर पता भी कर लो तो भी क्या फ़ायदा हुआ? आपका क्या लाभ हुआ उसमें? ये धीरे, 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 धीरे ये साइकोलॉजिकल है ये, मंत्र और तंत्र। मैं इसको इस रेफ़रेंस से ले रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली सामने है नहीं, सामने कोई चीज़ नहीं है, क्रिएट कैसे कर सकते हो आप? आप में ये चीज़ आ गई और आपके पास ये है तो आप क्रिएट कर लोगे, दूसरा नहीं कर पाएगा, आपके साथ वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए क्रिएशन कोई बाहरी साधनों, संसाधनों, इससे अपॉर्च्युनिटीज़ इससे नहीं, ये प्रक्रिया है, और वेद इसकी चाबी देता है, इसमें कौन से गॉड्स कहाँ-कहाँ, आपका क्या फ्रेमवर्क है, उसमें कौन-सा वाला कैसे सहायता देगा, पूरा इसी का वर्णन है। तो आप ये सोचिए कितनी ज़बरदस्त साइकोलॉजी के अंदर थे वो लोग, किस चीज़ के अंदर थे। ये इस वेद प्रॉपर इज़ कर्मकांड, नॉट ज्ञान-कांड। Its aim is not moksha but divine fulfillment in this life and the next. Therefore, the Vedic rishis accepted plenty, plenty मतलब जीवन की प्रचुरता, and fullness of physical, vital and mental being, power and joy as the प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और कारण। कारण क्या है? ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत यही है कि प्रतिष्ठा को धारण क्षमता के अंदर और प्योरिफिकेशन के अंदर, दोनों के अंदर पहले तो प्योर करो और धारण क्षमता बढ़ाओ। प्रतिष्ठा है हम हैं प्रतिष्ठा, और कारण है दूसरी चीज। तो कारण और प्रतिष्ठा, इन दोनों एंड्स के ऊपर वो काम करते थे कि आपकी प्रतिष्ठा और फाउंडेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, एंड डिड नॉट रिजेक्ट इट
as an obstacle to salvation. It is supposed that in the Kali Yuga this is no longer possible, or possible only by direct self-surrender to the supreme deity. Therefore, the complexity of the Vedic system has been removed from the domain of our religious practice, and in its place there has been increasingly substituted the worship of the supreme deity through love. इसलिए यहाँ अब प्रेम का ये वाली चीज तो अब रही नहीं, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। आप तो यार नाम, उससे प्रेम करो आप तो। ये द अब आगे है भी, ये अपने मतलब का नहीं। एनी हाउ मैं इसको पढ़ देता हूं तो कंप्लीट हो जाए। द वर्ल्ड बीइंग वन इन ऑल इट्स पार्ट्स, एवरी बीइंग इन इट कंटेन्स द यूनिवर्स इन हिमसेल्फ। तो ये आ गया, इसमें क्या है? इन विच ऑल इज इन ईच एंड ईच इज इन ऑल। किसके लिए? फॉर द प्ले ऑफ एग्जिस्टेंस, वो तो बाद की बात है, पर यहां क्या कह रहे हैं? इमर्जेस द फिनोमिनल बीइंग। यहां एक फिनोमिनल बीइंग, फिनोमिना के अंदर एक बीइंग आ जाता है यहां इस जगत में, जैसे हम हैं। इन विच ऑल इज इन ईच, जहां ऑल जो है इज इन ईच एंड ईच इज इन ऑल। किसके लिए है वो? फॉर द प्ले ऑफ एग्जिस्टेंस विद एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस विद कॉन्शियसनेस, फोर्स विद फोर्स, डिलाइट विद डिलाइट, इसके लिए है। तो उसका रहस्य यहां भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द वर्ल्ड बीइंग वन इन ऑल इट्स पार्ट्स। एक है ये, क्योंकि एकम है, इसीलिए यज्ञ का सिद्धांत है, क्योंकि एक बीइंग है। जैसे आप एक हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आदान प्रदान का सिद्धांत, आपका हाथ नहीं रोक सकता अपने आप को कि मैं मुंह को खाना नहीं दूंगा। ये मूर्खता की बात हो गई। इसकी कोई पद्धति या लॉजिक या वो नहीं है। आप एक हो, ये है लॉजिक इसका। पेट नहीं कह सकता कि मैं डाइजेस्ट तो कर दूंगा, मेरा काम तो कर दूंगा, मैं दूसरों के लिए नहीं करूंगा। इसमें कोई आप सोच के नहीं करते, ये इनहेरेंट है। यज्ञ का सिद्धांत यहां इनहेरेंट है। ये तो केवल पृथककारी चेतना जिसने अलग अलग किया, उसके कारण आपके एक इंडिविजुअल सेंस ऑफ ईगो बन गया, वो भी गलत। इससे आप यज्ञ के आरोहण से धीरे 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 धीरे, तो इसका मूल कारण क्या है? वर्ल्ड बीइंग वन, एक है, इसलिए आदान प्रदान रोक नहीं सकते। ब्रेन कह दे मैं अपना काम नहीं करूंगा, आपके अंग अलग अलग मान लें अपने आप को, अंगुली अलग मान ले, ऐसा मानते ही आप कैंसर मान लेते हो उसको। एक सेल जो इंडिविजुअल फुलफिलमेंट मानता है या उसको सीक करता है, आप तुरंत उसको निकाल के बाहर कर देते हो। ये कैंसरस है। तो इसलिए ऑल इन ईच इज ईच इन ऑल, वो जो ये बात कर रहे हैं वैदिक सत्य की, ये रहा वर्ल्ड बीइंग। क्यों? क्योंकि एक है ये। एवरी बीइंग इन इट कंटेन्स द यूनिवर्स इन हिमसेल्फ। स्पेशली डू द ग्रेट गॉड्स कंटेन all the others and their activities in themselves। ये क्या बोल रहे हैं? हिमसेल्फ, मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, श्योरबिंदो की मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा है हिमसेल्फ, पर यहाँ इन्होंने करेक्ट किया क्योंकि ग्रेट गॉड्स है, इसलिए जो जिन्होंने ये बाद में छापा, उन्होंने यहाँ themselves कर दिया हिमसेल्फ। सो दैट अग्नि, वरुण, इंद्र, all of them are in reality one sole existent deity in many forms। Man too is he, but he has to fulfill himself here as man, yet divine, that being his व्रत एंड धर्म। व्रतानी, कल हमने बात करी थी, हमारा ये धर्म है, ये व्रत है। थ्रू द पुइसेंट मीन्स, पुइसेंट मतलब शक्तिशाली, पावरफुल, प्रोवाइडेड फॉर हिम बाय द वेद। ये कुछ, ये कई चीजों के ऊपर क्लैरिटी की, सामने कोई चीज नहीं है। मूल मंत्र आप कैसे करते हो? आपके अंदर कोई मूल मंत्र आ गया, अब वो कैसे आ गया, वो तो सारी योग की प्रक्रिया है। अगर आप में प्रज्वलन हो जाता है, तो वो सारी चीज को रीस्ट्रक्चर कर देगा, फॉर्मुलेट कर देगा, ऑर्डर्ड तरीके से ले आएगा, जो कि हम पढ़ रहे थे, बिकम्स ऑर्डर ट्रूथ ऑफ एक्टिव बीइंग।
एक्टिव बीइंग का ऑर्डर ट्रुथ इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है, वेद हमको ये चीज देता है। ये केवल कोई छोटी सी चीज नहीं, आपके बीइंग के जितनी भी लेयर्स हैं उनको ऑर्डर के अंदर ले आएगा, ये बात है इसमें। ठीक है, ये तो एक रेफरेंस यहाँ अपना पूरा हुआ। ये जो ऑर्डर्ड कैसे होता है, ये हजार तरीके हैं इसको देखने के, पर ये सारी लाइनों के एक एक शब्द कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएं, भी दर्ज तो हो जाएं, कम से कम रिकॉर्ड हो जाएं, बाद में आप अपने समय से फिर इसको देख सकते हो, मनन कर सकते हो। ये एक प्रसंग हो गया। दीपक, ठीक है ये अपन जिस प्रसंग से ले रहे हैं या जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको ले रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। और वो माया का जो अपन एक देख रहे थे, वो जो उसकी शक्तियां, वो भी इसमें अगर इंक्लूड करना चाहें, वैसे तो इसमें लाइफ डिवाइन में ये आगे आ जाएगी। हाँ, वो तो आगे आएगा, पर हाँ। वैदिक तरीके से, क्योंकि वो श्री अरबिंदो का अपना विवेचन है, अपन तो प्योरली वेद के ले रहे हैं ये, कि उसमें क्या क्या है, कैसे है, और वो तो आ ही जाएगा इसमें लाइफ डिवाइन में। तो और ये सारी चर्चा उस समय भी एक बैकग्राउंड का काम कर जाएगी। हाँ रविकांत ये जी, ये वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा जो आपने पढ़ा है आपके पास? ये हिंदी में वैदिक युग आपके पास है? अच्छा, उसमें से पढ़ा है आपने? वैदिक युग में से है ये। ओके। तो इसमें आपके द वे, इसका टाइटल है, पेज नंबर क्या है? इंग्लिश का तो 71 है, तो आप ये देख लेना, 70 से लेके ये 100 पेज के भी वैदिक सिस्टम। ओके, तो ओके। वैदिक व्यवस्था या ऐसा कुछ उसके अंदर टाइटल होगा, और इसके बाद का जो चैप्टर चालू होगा इसके खत्म होने के बाद में, वो होगा उपनिषद। तो आप उसके इंडेक्स के अंदर देख लोगे तो जो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ये, ठीक है देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, मुश्किल है बस थोड़ा इसको। नहीं, साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है ये सारी की सारी, की जगत में निर्माण कैसे कर रहे हो आप, और आप कर रहे हो सारे दिन। ये नहीं है कि आपके साथ नहीं हो रही ये प्रक्रिया, हम सबके साथ हो रही है ये, हम कॉन्शियस नहीं है। और जिसको प्रॉपर भाषा के अंदर ये कह रहे हैं कि अंदर से अग्नि का प्रज्वलन हो गया, वो इसीलिए कोई ये सामान्य अग्नि जैसे ये बताते हैं, ये बिल्कुल है ही नहीं भी। वैदिक अर्थ अलग है उसका, वैसा अर्थ नहीं है उसका। इसलिए वो ठीक है, अपने तरीके से जो भी विवेचन होता है। श्री अरबिंदो को पढ़ने से ही ये कुछ समझ में आता है, और तो कहीं कुछ है ही नहीं इसके विषय में। हाँ ये जी। प्रक्रिया आप लोगों के साथ हो रही है, आप निर्माण कैसे कर रहे हैं, आप सब ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, पर कोई मूल मंत्र ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए फॉर्मुलेट करता नहीं, यही बात है बस। तो अब एक नेक्स्ट जो इसका एक रेफरेंस में जो आपको देना चाह रहा था, थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें हो सकता है 2 दिन लगे। कि यहाँ ये मैंने क्यों लिया, यहाँ एक अपने रेफरेंस आया इसी में, द मीनिंग ऑफ माया फॉर द वैदिक सीयर्स। इसमें ये कह रहे हैं, आउट ऑफ द सुप्रीम बीइंग इन विच ऑल इज ऑल विदाउट बैरियर ऑफ सेपरेटिव कॉन्शियसनेस। इमर्जेस कैसे करता है वो तो हम बार बार बात करते आ रहे हैं ये, पर अब ये आउट ऑफ, क्योंकि हमने ये कर लिया कि ऑर्डर ट्रूथ की भी बात हो गई, नेम शेप की भी बात हो गई, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस कॉम्प्रिहेंड कैसे करती है, ईक्षणम के बाद में उसने सुप्रामेंटल के अंदर वो चीज दी, उसने विभेद करना शुरू कर दिया, पर विभेद मानसिक तरीके से नहीं, वो होल भी जानता है, टुकड़े भी जानता है, और उसने इस तरीके से डीलिमिट कर दिया। डीलिमिट करते ही उसका नेम और शेप आ गया, नेम और शेप के साथ उसकी स्वधा, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा हो गई पावर ऑफ द बीइंग, उसकी आपकी सत्ता क्या है, वो एसेंस ऑफ द बीइंग, और उसको लगातार बनाए रखना, ये स्वधा। पहले तो नाम और रूप, उस नाम और रूप में उस सत्ता का जो एसेंस है वो आ गया, नाम मतलब ही एसेंस हो गया उसका, उसके गुणधर्म व्रतानी आ गए। तो ये सारा हम ट्रेस करते चल रहे हैं, ये सब यहां से हो गया। अब इसके अंदर ऑर्डर ट्रूथ कैसे आएगा, ये हमने कर दिया कि जैसे ही आप ये करते हो, और ये सारे रेफरेंसेस ये नहीं कि खाली एक ही चीज बता रहे हैं, ये सारे को
पर मैं अलग-अलग की इसको पूरे को हम खोलें तो एक्टिव बीइंग, तो फिर बाद में ये कह रहे हैं इन विच ऑल इज ऑल विदाउट बैरियर ऑफ सेपरेटिव कॉन्शियसनेस। ये और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कॉन्शियसनेस कैसे आती है, इमर्ज, ये इमर्ज कैसे करता है। ये आज और कल पता नहीं अपन लेंगे या नहीं लेंगे, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। पर ये इट इज द डिवाइन डॉटर ऑफ दक्ष, ये 15वां वॉल्यूम है सीक्रेट ऑफ द वेद। क्योंकि वेद के संबंध में है इसलिए मैं केवल इसी के ऊपर अपने आप को केंद्रीभूत रखना चाह रहा हूं कि वेद से ही लेना। श्री अरबिंदो ने कहा क्या कहा है वो तो ठीक बात है, पर ये कह रहे हैं वैदिक सीयर्स के लिए ये था तो हम वेद से ही उठाएं फिर। ये चैप्टर इनका है, मैं यहां से पढ़ देता हूं तो आपके लिए थोड़ा और पीछे का प्रसंग, हालांकि अपने को थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर तो ये गार्डियंस ऑफ द लाइट, प्रकाश के गार्डियंस, तो इसके अंदर ये अलग अलग देवता बताएंगे। इसके अंदर सूर्य भी है सबसे पहले, फिर बाद में ये हो सकता है अर्यमा बताए, मेरे को नहीं पता आगे क्या है, पर अर्यमा है वो भी इसके अंदर गार्डियन ऑफ लाइट के अंदर आ जाएगा आपके, और कुछ जो देवता हैं। पर हमारा प्रसंग तो पहले ही कुछ ही पैराग्राफ्स में रुक जाएगा। सूर्य, लाइट एंड सीयर, दृष्टा। द ऋग्वेद राइजेज आउट ऑफ द एंशिएंट डॉन। यहां कोई शब्द या कोई चीज ना हो, वहीं तुरंत ही रोक लेना, क्योंकि इस दृष्टिकोण से दोबारा आए नहीं आए ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप वहीं इस चीज को, द ऋग्वेद राइजेज आउट ऑफ द एंशिएंट डॉन with the sound of 1,000-voiced hymn lifted from the soul of man to an all-creative truth and an all-illumining light. एंशिएंट डॉन के अंदर से ऋग्वेद राइज करता है, डी कैपिटल है, विद द साउंड ऑफ 1,000-voiced। इसीलिए आप ये देखिए सब चीजों का शुरुआत, इनफैक्ट सावित्री के तो वो कर रहे हैं, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। तो वहां वो 1,000-voiced hymn lifted from the soul of man to an all-creative truth and an all-illumining light, उसके प्रति। Truth and light are synonymous or equivalent words in the thought of the Vedic seers, even as are their opposites darkness and ignorance. The battle of the Vedic gods and titans, मतलब राक्षस, is a perpetual conflict between day and night. दिन और रात्रि के बारे में जो वेद में बताया जाता है वो वेदिक गॉड्स और टाइटन्स, उनके बीच का परपिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, हमारे जीवन में भी है। आप अपने बोली को या अपनी जीभ को रात्रि को भी प्रदान कर सकते हो और दिन को भी प्रदान कर सकते हो। ये कोई बेसिक फ्रेमवर्क की नहीं, हर शब्द आपका, अभी अगर मैं लगातार बोल रहा हूं, मेरे पास हर शब्द कहां से किस तरीके से आता है उसको बोलने का, चाहे वो लगती तो आपको पांडित्य की सी बातें हैं, पर मेरी साइकोलॉजी में वो कहां से आ रहा है, क्यों बोल रहा हूं मैं वो, इसमें मैं मेरी वाणी को लैंड करता हूं नाइट को या डे को, बहुत फर्क पड़ जाएगा। फॉर द पोजेशन ऑफ द ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ हेवन, मिड एयर एंड अर्थ, भू, भूवर, स्वर। स्वर हो गया हेवन, भूवर मिड एयर, भू अर्थ, इसलिए ओम भूर भुव स्वः। स्वः जो स्वर हेवन, इसके लिए पोजेशन ऑफ द ट्रिपल वर्ल्ड, ये त्रिविध जो जगत है उनके ऊपर आपका अधिकार हो जाए। And for the liberation or bondage of the mind, life and body of the human being, his immortality or his immortality. It is waged by the powers, ये जो युद्ध किया जाता है वो संघर्ष किसके द्वारा वेज, वॉर वेज किसके द्वारा की जाती है, by the powers of the supreme truth and lords of a supreme light against other dark powers who struggle to maintain the foundation of this falsehood in which we dwell. इसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं, सब शुरू इसी से करते हैं, सब इसी से करते हैं। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद कह रहा है इंस्पिरेशन सरस्वती के रूप में आपके पास आती है और आपके एक नया डिस्पेंसेशन ला के दे देती है।
एक नया एक विधान, एक नई चीज़ आपको रीस्ट्रक्चर कर देती है वो। अब अपने आप में कोई भौतिक चीज़ नहीं है ये। नहीं तो हम जिस जगत में जी रहे हैं, वो एकदम फ़ॉल्सहुड है। आप सोच रहे हो उसमें हम जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्योर फ़ॉल्सहुड। एकदम फ़ॉल्सहुड है वो, वेद के दृष्टिकोण में। And the iron walls of these 145 cities of the ignorance. तो जो देवतागण हैं, वो आके उन डार्कर पावर्स के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं, बिगुल बजा देते हैं। वो डार्कर पावर्स जो आपके फॉल्सहुड की फाउंडेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। आप कितना भी पढ़ लोगे, फिर जाके वही चीज़ें आ जाती हैं। आप कह रहे यार ये कुछ होगा भी। और लो जो आपके दीवारें हैं ऑफ दीज 145 सिटीज ऑफ द इग्नोरेंस, एक पे पाओ नहीं तो दूसरी आयरन वॉल्स हैं इनकी। तो आदमी जो कॉन्शियस है वो परेशानी में आ जाता है, फिर कहता है अरे यार मैंने इतना कर लिया, जगत ऐसा ही है, अरे मैंने कर लिया, मैं 40 साल से यही कर रहा हूँ, तो मेरा अल्टीमेट वर्डिक्ट यही है, होता कुछ नहीं। डिपेंड करता है कौन कहाँ है। दिस एंटीनमी इसमें बिटवीन द हेलो। इसमें ये 145 सिटीज, तो 100 मतलब एक जनरल 100 हो गया, मतलब कोई हाँ, फिक्स वो कोई 100 सौ नंबर। गिनती थोड़ी हाँ है। हाँ, नहीं वेद के अंदर जनरली जैसे होते हैं ना, जैसे वो गिनती उस तरह से। हाँ ना लेकिन ना, इसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। मतलब सैकड़ों हैं भई, इसमें आप एक पूरी करो तो एक ही नहीं हो, दुर्ग हैं ऐसे-ऐसे इग्नोरेंस के। अब ये एक्चुअल तो ये बातें वेद के संबंध में एक-एक खोलने की, ये इग्नोरेंस वाले क्योंकि जिनको आप सबसे ज़्यादा इनोसेंट मानते हो, इनफैक्ट सैक्रोसैंक्ट मानते हो, उनमें हार्बर करते हैं ये इग्नोरेंस के सिटीज़। जिसको आप गड़बड़ मानते हो उसको तो आप वैसे ही चेरिश नहीं करते, उसको तो आपका खुद का बीइंग ही क्वेश्चन कर लेता है। वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट लगती हैं, अरे ये तो है ही, ये तो करना ही पड़ेगा। उन जो कर्म जितने भी हैं आपके, वो ऐसी दुर्गवती चीज़ें हैं ये, और उसके अंदर फिर बाद में आप उसको बुलाते हो इंद्र को, तो उसका नाम है पुरंदर। जैसे ही माइंड की क्लैरिटी आ जाती है, मेंटल क्लैरिटी को आपको कहीं न कहीं ब्रीच आने के कारण ही आप अज्ञान में रह सकते हो, नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इंद्र आता है, अपना वज्रपात करता है, तो वो पुरंदर, इन्होंने इतिहास निकाल लिया कि यहाँ जो हमको ध्वंसावशेष मिलते हैं, ये था। और ये जो जो पुरोहित गण थे, बदमाश थे, ये इसको लाके इससे पैसे ऐंठते थे। अब ये इतिहास आप बनाओ, ऐसी तो चीज़ ही नहीं है। ये वाली बात यदि आपके बीइंग में आप समझो नहीं तो क्या तो वेद समझा और क्या समझाया। ये है कि ये बात तो ये करने की है, प्रसंगवश जब आए तब, ये फोर्टिफाइड सिटीज़ ऑफ इग्नोरेंस कौन-सी हो सकती हैं? ये अव्यक्ति के लिए। ये वो ही वाली हैं जिनके ऊपर व्यक्ति संदेह ही नहीं करता, क्योंकि जिन पे संदेह करता है वो तो ऑलरेडी उसके उसमें आ ही चुकी, वो तो देर-सवेर वो तो ध्वस्त हो ही जाएगी। और जिनको आपने यूँ सैक्रोसैंक्ट बना रखा है मनुष्य जाति, ये वाला उद्देश्य, ये वाला नैतिकता, वो फोर्टिफाइड सिटीज़ ऑफ इग्नोरेंस है। मैंने तो ये व्रत ले लिया, अरे तेरी पुत्रवधू है वो वहाँ, पौत्रवधू जो वो पौत्र नहीं पुत्रवधू, वहाँ राजसभा के अंदर नंगा करने के लग रहे, हम तो नहीं बोल सकते। तो फोर्टिफाइड सिटीज़ ऑफ इग्नोरेंस हैं, भगवान इससे नहीं बंधते। मैंने ये प्रण कर लिया था। फोर्टिफाइड सिटीज़ ऑफ इग्नोरेंस, मैं असत्य नहीं बोलता, ये भी इग्नोरेंस है। अश्वत्थामा आता है। ये इग्नोरेंस, मैं तो असत्य वादन नहीं करता, तो ऐसे लोग जो इन सो कॉल्ड आपके ऐसे हैं, वो ज़्यादा सड़ांध मारते हैं। जो वाइटल में है, वो तो बेचारा है वैसा है ही है, जिनके ये मैं कुछ हूँ, मैं कुछ ये पढ़ता हूँ, मैं कुछ ये वो ज़्यादा सड़ांध मारते हैं। वो इस कारण से है। फोर्टिफाइड सिटीज़ ऑफ इग्नोरेंस कहाँ-कहाँ घुसी हुई है वो। हमारे तो परिवार से ये चीज़ चलती आ रही है, हम तो इस कुल में हुए हैं या हम तो इस सब बकवास बातें हैं। ये जो आपके विवेचन करते हैं गीता का, आपके विवेचन करते हैं मानस का और का, सब सिटीज़ ऑफ इग्नोरेंस हैं। अब कहो तो आपके पास खुद के पास हो तो आप बताओ ये बात। अरे ये तो बात ही कुछ और कर रहे हैं। वेद के ऊपर यूँ प्रामाणिक तरीके से बोल रहे हैं, सेंस कुछ नहीं।
देहबद्ध व्यक्ति, ये वो अब उनसे पूछो, उदाहरण दे भैया इसके, फोर्टिफाइड सिटीज ऑफ इग्नोरेंस, कैसे लाएगा वो? ये है इग्नोरेंस। ये जो सामान्य बुद्धि की पकड़ में जो इग्नोरेंस आ रही है, वो तो है ही नहीं। दिस एंटीनमी बिटवीन द लाइट एंड द डार्कनेस, द ट्रूथ एंड द फॉल्सहुड, हैज इट्स रूट इन एन ओरिजिनल कॉस्मिक एंटीनमी। एंटीनमी मतलब उनके बीच विरोध, ओरिजिनल कॉस्मिक है ये, इसलिए आपके व्यक्तित्व में भी है, बिटवीन द इल्यूमिन्ड इन्फिनिट एंड द डार्कन्ड फाइनाइट कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम यहाँ, क्यों मैंने ये लिया, इसमें अभी तो पूरा नहीं हुआ है, सेपरेटिव कॉन्शियसनेस, यहाँ ये है ना, बैरियर ऑफ सेपरेटिव कॉन्शियसनेस, इस परिप्रेक्ष्य में अपन ने लिया है इसको। तो कॉस्मिक एंटीनमी बिटवीन इल्यूमिन्ड इन्फिनिट एंड डार्कन्ड फाइनाइट कॉन्शियसनेस, अदिति द इन्फिनिट, अनंत चेतना दी अनडिवाइडेड, और यहां है डिवाइडेड, इज द मदर ऑफ द गॉड्स, दिति। तो इसके जो हैं एक गॉड्स और दिति, इसके दैत्य और उनके आदित्य, उनको बोलते हो आदित्य, इनको बोलते हो दैत्य। द डिवीजन, पृथककारी चेतना, द सेपरेटिव कॉन्शियसनेस, द मदर ऑफ द टाइटन्स। हमारे बीइंग के अंदर जैसे ही हम ये कह रहे तू, आप अपने आप को असर्ट कर रहे हो, पर ये नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति असर्ट नहीं कर सकता, पर वो अपने सेल्फ को, जो अपना सेल्फ है उसको असर्ट नहीं करता, वो तो मां की सत्ता को असर्ट करता है। इन दोनों में फर्क आ जाएगा। सेपरेटिव कॉन्शियसनेस है वो अपने ईगो को असर्ट करती है और वो डिवीजन लेके आएगी। तो ऐसा कोई भी मूवमेंट है वो असत्य की ओर, फॉल्सहुड की ओर, ऑब्सक्योरिटी की ओर, डार्कनेस की ओर, इसकी ओर लेके जाएगा। रियल जो मूवमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है आप गले लगाओगे किसी को, अर्जुन कोई गले नहीं लगा रहा था, पर क्योंकि चालित किससे है, वो भगवान से चालित है वो। इनफैक्ट युद्ध से विरत होना ईगो का उसका था, ये ईगोइस्टिक मूवमेंट है। तो जो आपके अदिति है, इससे उठ रहा है या सेपरेटिव कॉन्शियसनेस से आपके मूवमेंट उठ रहा है? Therefore the gods in man move towards light, infinity and unity. The titans dwell in their cave of darkness and issue from it only to break up. और उस issue from it मतलब उससे बाहर निकलते हैं, उस अंधकार की गुफा से, और ऐसे क्षण पे निकलते हैं आप पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि चेंज हो जाता है इनका रूप, व्यक्ति के साथ चेंज हो जाएगा, परिस्थिति में चेंज हो जाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। इतनी सचेतनता कहां से लेके आएगा व्यक्ति? जब इनको केव ऑफ डार्कनेस में घुसे हैं और इशू फ्रॉम इट ओनली टू ब्रेकअप, तोड़ने के लिए निकल, आपका ज्ञान, इसलिए सावित्री के अंदर वो क्या कहती है सावित्री उससे, कि तेरा जो ट्रूथ है वो स्ले करता है मारता है, डेथ को कह रही है, जबकि वो वेदांत की ओर की बात कर रहा है। मेरा सत्य ऐसा है जो सेव करता है, ऐसी क्या बात कह रही थी? वो हमारे सबके जीवन में रियलिटी है रोज की। ये आप अपने मुंह का स्वाद देख सकते हो कि आप वो चर्चा परिचर्चा किस लिए कर रहे हैं। उसमें देवता होगा, वो हार्मनी की ओर ले जाएगा, उसको चेंज हो जाएगा। आप अपनी चर्चा यदि असर्ट करने के लिए कर रहे हो, वो आप तो नहीं जानते, पर धीरे धीरे केव ऑफ डार्कनेस में से इशू आउट कर जाएंगे यार, ये इशू फ्रॉम इट। जाने नहीं जाने आपकी वाणी में, आपने तो वेल मीनिंग तरीके से ही शुरू करी थी, पर ये घुसियाएंगे और ये क्या करेंगे? ओनली टू ब्रेकअप, मेक डिस्कॉर्डेंट, wounded, limited his knowledge, will, strength, joy and being। इस सारे को ये करेंगे और ये रोज यही कर रहे हैं हम। ये कोई ये नहीं कि आपके ऊपर कम लागू होती है, मेरे ऊपर कोई ये तो मेरे ऊपर ज्यादा लागू हो रही है भाई। कॉन्शियसली यदि आप हो ही इसमें, अदिति इज ओरिजिनली द प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, वन एंड सेल्फ ल्यूमिनस। शी इज द लाइट दैट इज मदर ऑफ ऑल थिंग्स। तो जो सेपरेटिव कॉन्शियसनेस है वो क्या करती है? ये है, एज द इन्फिनिट शी गिव्स बर्थ टू दक्ष। ये मैंने इसलिए आपको कि धारण कैसे करते हैं, यहां होता कैसे, दक्ष मतलब डिस्क्रिमिनेशन,
आपकी जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, उसके रूप में जो माँ है, इन्फिनिट मदर जो है, वो दक्ष को पैदा करती है। आप में तो हम जो ये काम कर रहे हैं सुबह-सुबह, ये सीधा-सीधा इस दक्ष को जन्म देने की बात है। और उसके लिए आपको नेसेसरी स्ट्रेंथ है और है। द डिस्क्रिमिनेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग थॉट ऑफ द डिवाइन माइंड एंड इज़ हरसेल्फ बोर्न टू दक्ष। और दक्ष की पुत्री के रूप में आ जाती है वो। एज़ द कॉस्मिक इन्फिनिट द मिस्टिक काउ हुज़ अडर्स फीड ऑल द वर्ल्ड्स। अब इससे आगे एक्चुअल में यहाँ से देने के लिए पर अब आपके लिए कि ये बीच से हो जाता। इट इज़ दिस डिवाइन डॉटर ऑफ दक्ष हू इज़ द मदर ऑफ द गॉड्स। यहाँ से हमको करना है, कल कर लेंगे इसको। ये सारा का सारा ये बनता कैसे है, ये रियल प्रोसेस है ये। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये इनफैक्ट आप अपने जीवन को इस तरीके से देख सकते हो, आपको एकदम रियल लगेगा ये, कि हाँ, ऐसे ही है ये, बिल्कुल ऐसे ही है, बाहरी चीज़ ही नहीं है कोई। ठीक है, दीपक? हाँ, ठीक है। ये वर्णन रियल लगता है एकदम कि एक ऐसे ही है ये। हुँ। बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बाहरी प्रक्रिया तो मोल्ड करी जा सकती है। इनमें से कोई सा भी मंत्र है, तंत्र है, इनको सबको चेंज करो, कुछ भी कर सकते हो। बाहरी तो है ही नहीं कुछ चीज़। और इसमें जो व्यक्ति निवास करेगा वो तो मास्टर होगा अपनी प्रकृति का, अपने इर्द-गिर्द व्यक्तियों का, माहौल का, सर्कमस्टेंसेस का, इवन भौतिक प्रकृति का। तो ऋषि के आश्रम में वो गए, उन्होंने कहा भी कौन-कौन से पेड़ फल चाहिए वो तोड़ लो इस एक पेड़ से ही। अभी वर्तमान में हम इतना नीचे आ गए, हमको ये कहानियाँ लगती हैं, जबकि ये फिजिकली संभव है भई। ये सारी चीज़ें संभव हैं। इससे आगे नहीं जाएँगे। अब इस आधार पे अगला खोलेंगे। अनिल जी कोई बात है इसमें? हाँ पंकज जी ठीक है। बहुत ही गूढ़ चीज है सब। समझने में तो अभी बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। भाई इसमें क्योंकि प्रक्रियाएँ इतनी सारी थी, मैंने कहा इसको ऐसे इस तरीके से खोलते हैं। अब श्री अरबिंदो का सारा लिटरेचर इस तरीके से पहले सारा फिर बाद में उसको एक-एक को इस तरीके से ये अप्रोच ये करोगे तो कुछ समझ आ सकता है, कुछ। हाँ क्योंकि वो वैदिक बैकग्राउंड भी तो नहीं है ना अपना, वो भी दिक्कत है, वो भी फर्क। तो ये भाग-दौड़ में कोई 1 सेशन कर लिया, 2 घंटे कर लिया, उससे नहीं हो सकती ये चीज़। ना ना ना, ये तो बहुत ही निरंतर और मतलब उसमें आप लंबी तैयारी की थॉट आवश्यकता प्रोसेस, है। हाँ थॉट प्रोसेस चलता रहे कंटिन्यू, जब जाके और फिर ये उदाहरण जीवन से दे रहे हैं हम। अगर जीवन जिसने अपनाया नहीं हो, वो जीवन से कैसे रिलेट करके दे सकता है ये उदाहरण? बिल्कुल ठीक बात। तो ये कन्विक्शन से कोई वहाँ वो कह ही नहीं रहा था, यार आपके जीवन में भी चल रही है ये चीज़, ये विवेचन ही नहीं था। आपके तो हाँ एक तो वो अभी तो कानों को अमृत सा लग रहा है ये, यार बात तो कुछ और कह रहे हैं श्री अरबिंदो। वहाँ हाँ, तो वही कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। वो तो एक एकेडमिक जो है उस तरह की चीज थी, मतलब वो भी तो ठीक है नहीं था। भाई। अरे तो एकेडमिक्स तो बताओ, ये तो बताओ इसमें क्या कर रहे हैं? हाँ सही सही। श्री अरबिंदो का नाम ले रहे हो, श्री अरबिंदो की पद्धति क्या है वो तो बता ही नहीं रहे। एकेडमिक्स तो बताओ, उतना तो बताओ यार। ठीक है, शब्या जी ठीक। कोई बात है इसमें? देविका जी? नहीं भैया, ठीक है। नहीं समझ सकती। कल इस रेफरेंस के अंदर आएँगे, ये 15वें वॉल्यूम का है। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको समझो। आपको ये क्या लगता है, एब्स्ट्रैक्ट लगता है या रियल लगता है? कैसे लगता है? आप कैसे परसीव करते हो इसको सारे को? अभी तो पंकज सर कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल सामने ब्लैंक सा ही है कि मेरे को ये लगता है कि फ्रंटल कॉन्शियसनेस में तो नहीं जा रहा है, बट कुछ ना कुछ पीछे तो इम्प्रेशन दे रहा होगा जिसके लिए मैं अवेयर नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे को तो ये सामने नज़र आता है, कि यार ये इसमें कोई समझाने की बात थोड़ी है, पर ये क्योंकि ये एक ऐसा आ गया प्रसंग, मैंने कहा चलो इसको अलग-अलग खोलते हैं एक-एक शब्द को। इसलिए ये लिया, बाकी तो कैसे ऐसे तो डील करने से तो अपन तो एक प्रसंग को नहीं, पर हालाँकि ख़ैर एक ग्राउंड नहीं, इसमें तो बहुत वास्ट ग्राउंड अपन कवर करते चल रहे हैं। ये तो कल्पनातीत है ये, और ये हाँ रियल जी, है ये। मैं कह रहा हूँ ये रियल है। ये मैं कोई कल्पना से नहीं कर, मेरे को तो दिख रहा है। हाँ जी, ये है कि बेनिफिट है कि रिकॉर्डेड है तो ये बार बार सुना जा सकता है।
जैसे जैसे हाँ कॉन्शियसनेस प्रिपेयर होगी तो वैसे वैसे ये और सामने आएगा ये इसी हाँ, से। ये दबाव अगर आप रखोगे तो ये बीज आपके देर सवेर होने मतलब आपकी आरोहण की यात्रा चलती रहेगी। हाँ नहीं जी। तो आपके पास कोई आयाम ही नहीं था आरोहण करने का, चलते किस आधार के ऊपर? हाँ दीपक जी? जी ठीक है। यदि रियल नहीं होता तो हम लोग यहाँ टिके नहीं होते। हुँ। हर दिन नए नए इसमें से रस आते हैं, स्वाद चेंज होता है, अद्यतन होते रहते हैं, नूतनता आती है। हुँ। इसके बगैर टिकना मुश्किल है। हाँ, वह अब्स्ट्रैक्ट चीज जो है वो रियलिटी थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो आनी शुरू हुई है। हाँ, नहीं आपकी आँखें चेंज हो जानी चाहिए। मतलब आप जो जिस तरीके से देख रहे हो वो फ़र्क आया भी होगा और एकदम ही फ़र्क आ जाना चाहिए। जी डिटेल में कम आएगा, फंडामेंटल्स में पहले आ जाएगा। डिटेल में तो अब आप मान लो किचन के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें कैसे कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। गाड़ी चला रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। पर फंडामेंटली तो आप सोच के वो काम तो नहीं कर सकते जो लोअर बीइंग के लिए हो, कभी नहीं करोगे। आँखों में आपके कैसे रिसीव करते हो जगत को, उसमें फ़र्क आ जाएगा, फंडामेंटल फ़र्क आ जाएगा ये। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम।